हेलो गाइस, वेलकम टू और टीचिंग क्लासेस। आज हम लास्ट वीडियो का बचा हुआ पार्ट कंटिन्यू करेंगे, जो है डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट, आत्म संप्रत्यय का विकास। तो आत्म संप्रत्यय का विकास अगर हमें डेवलपमेंट करना है, विकास करना है, तो उसका एक ही माध्यम है, वो है शिक्षा, एजुकेशन। भाई आत्म डेवलपमेंट का, आत्म संप्रत्यय का विकास करने का एक ही माध्यम है, वो क्या है? शिक्षा, एजुकेशन। एजुकेशन के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से हम आत्म संप्रत्यय का विकास कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम सीखते जाते हैं वैसे वैसे हम अपना विकास कर सकते हैं। तो शिक्षा का आत्म संप्रत्यय के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। अब बात करते हैं, इसमें एक बहुत बड़े प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम है विलियम जेम्स। क्या नाम है? विलियम जेम्स। तो विलियम जेम्स के द्वारा आत्म संप्रत्यय को 4 रूपों में व्यक्त किया गया था। तो सबसे पहले इसके विकास, डेवलपमेंट को समझने के लिए उनको समझना बहुत जरूरी है। तो विलियम जेम्स द्वारा व्यक्त किए गए 4 रूप। विलियम जेम्स, विलियम जेम्स, विलियम जेम्स। विलियम जेम्स द्वारा व्यक्त किए गए आत्म संप्रत्यय के कुछ ऐसे रूप हैं जिनके माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। तो वे रूप कितने हैं? 4 रूप बताए हैं। कौन कौन से हैं? पहला रूप बात करते हैं। पहला रूप है भौतिक आत्म। क्या बताया है विलियम जेम्स ने? भौतिक आत्म। भौतिक आत्म। अब भौतिक आत्म की बात करते हैं कि भौतिक आत्म होता क्या है। तो भौतिक आत्म को समझने के लिए सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, भौतिक आत्म के अंतर्गत वे चीजें आती हैं जो भौतिक संपत्तियों से संबंधित होती हैं या भौतिक उपलब्धियों से संबंधित होती हैं। तो भौतिक संपत्तियों में क्या क्या आ सकता है? हमारी जैसे कार है, घर है। अब कोई व्यक्ति कहता है कि ये मेरा घर है, ये मेरा मोबाइल है, ये मेरी कार है। तो वहां क्या संदर्भित करता है कि वह भौतिक आत्म को व्यक्त कर रहा है। किसको व्यक्त कर रहा है? भौतिक आत्म, यानी कि भौतिक संपत्तियां आ सकती हैं। संपत्तियां जो भौतिक हो। कैसी हो? भौतिक। भौतिक संपत्तियां इसके अंतर्गत आ सकती हैं, और भौतिक उपलब्धियां भी आ सकती हैं। भौतिक संपत्तियां, भौतिक उपलब्धियां, उपलब्धि। ठीक है। तो जैसे एग्जांपल ले सकते हैं कि ये मेरा घर है, ये मेरी कार है। तो घर, यह मेरा घर है। कोई बालक कहता है यह है मेरा घर, यह है मेरा घर है, घर है। तो घर एक भौतिक संपत्ति कहलाएगी, तो वो भौतिक आत्म के अंतर्गत आएगा। अब विलियम जेम्स ने दूसरा जो बताया है वो है सामाजिक आत्म। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड बताया है सामाजिक आत्म। सामाजिक आत्म। अब सामाजिक आत्म से क्या संबंध है? सामाजिक आत्म, जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है कि सामाजिक आत्म समाज से संबंधित होता है ना। व्यक्ति जब अपने आप को या अपने बारे में समाज से संबंध स्थापित करने लगता है या समाज के साथ तुलना करने लग जाता है, तो वहां सामाजिक आत्म कहलाता है। तो इसका मेन अगर पॉइंट समझें तो समाज से अपना संबंध स्थापित करता है। तो समाज के साथ संबंध स्थापित, सामाजिक संबंध इसके अंतर्गत आएंगे। सामाजिक संबंध, सामाजिक संबंध इसके अंतर्गत आएंगे। सामाजिक संबंध जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं कि
कोई व्यक्ति कहता है कि ये मेरा पुत्र है या मेरा शिष्य है, तो उसका सामाजिक संबंध हो गया, पुत्र, बेटा, है, शिष्य, तो वो एक सामाजिक संबंध के अंतर्गत आ गया शिष्य, है ना। या कह सकते हैं ये मेरा चचेरा भाई है। इस तरीके की बातें सामाजिक संबंध या जो सामाजिक संबंध को व्यक्त करती हैं वो सामाजिक आत्म के अंतर्गत आएंगी। अगला और तीसरा इन्होंने बताया था आध्यात्मिक आत्म। आध्यात्मिक आत्म, आध्यात्मिक आत्म, आध्यात्मिक आत्म को हम मनोवैज्ञानिक आत्म भी कहते हैं। आध्यात्मिक आत्म को हम मनोवैज्ञानिक आत्म भी कहते हैं। या हम मनोवैज्ञानिक आत्म से क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक संप्रत्यों से संबंधित होता है। जैसे बहुत सारी चीजें आती हैं, चिंतन करना, है, सोचना, चिंतन करना, विचार करना, सूझबूझ, संवेग, ये सब चीजें इसके अंतर्गत आएंगी। तो ये सब चीजें क्या है, मनोवैज्ञानिक है। तो ये मनोवैज्ञानिक आत्म या अहम कहलाएंगी। ठीक है, तो इसके अंतर्गत चिंतन आ सकता है। एग्जाम्पल ले सकते हैं किसी प्रकार का चिंतन, किसी प्रकार का चिंतन इसके अंतर्गत आएगा। आप कह सकते हैं, कोई व्यक्ति कहता है, बालक कहता है कि मेरा चिंतन उसके चिंतन से अधिक अच्छा है, या मेरी सोचने की क्षमता उसकी सोचने की क्षमता से अधिक तीव्र है ना। तो ये सब चीजें किसमें आएंगी, ये आध्यात्मिक आत्म में आएंगी, मनोवैज्ञानिक आत्म के अंतर्गत आएंगी। चौथा इन्होंने बताया विलियम जेम्स ने शुद्ध अहम। फोर्थ है शुद्ध अहम, शुद्ध अहम, जिसको अंग्रेजी में कह सकते हैं हम सुपर ईगो। ठीक है, तो शुद्ध अहम के अंतर्गत वे चीजें आती हैं जो व्यक्ति के नैतिकता से संबंधित कार्य होते हैं। व्यक्ति जो नैतिक रूप से कार्य करता है या व्यक्ति के विचार तदा में है, तो वो सब चीजें इसके अंतर्गत आएंगी, यानी कि व्यक्ति के नैतिकता के संबंधित कार्य, यानी उसकी नैतिकता, व्यक्ति की नैतिकता के संबंधित कार्य इसके अंतर्गत आएंगे, व्यक्ति की नैतिकता से संबंधित। ठीक है, तो ये चार रूप विलियम जेम्स के द्वारा बताए गए थे, जो हमें आत्म संप्रत्यय को समझने में सहायता करते हैं। और अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि विलियम जेम्स द्वारा कितने घटक बताए गए, तो भी वही नाम आएगा, 4 घटक। ये घटक भी कहलाएंगे, इनके रूप भी कहलाएंगे। विलियम जेम्स द्वारा प्रदत्त जो हमारे लिए 4 रूप हैं, वही 4 घटक भी हैं उनके द्वारा प्रदत्त। ठीक है, ये आपने इसको पॉज करके आप राइट डाउन कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक और हुए हैं कार्ल रोजर्स। क्या नाम है, कार्ल रोजर्स। कार्ल रोजर्स, कार्ल रोजर्स प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए हैं, जो कि क्या कहते हैं, कार्ल रोजर्स ये बताते हैं कि आत्म संप्रत्यय उस प्रत्यय का नाम है, इसको लिख सकते हैं यार, आत्म संप्रत्यय उस प्रत्यय का नाम है जो कि सिगमंड फ्राइड के सुपर ईगो से संबंध के समान है। क्या बताया उन्होंने, सुपर ईगो के, फ्राइड के सुपर ईगो के समान बताया है। इन्होंने आत्म संप्रत्यय को, आत्म संप्रत्यय उस प्रत्यय का नाम है, उस प्रत्यय का नाम है, जो सिगमंड फ्राइड, हम शॉर्ट में कह सकते हैं फ्राइड के सुपर ईगो
के समान, के समान है। तो इन्होंने क्या बताया है, फ्राइड के सुपर ईगो के समान बताया है इसको। तो और क्या बताते हैं, और ये कहते हैं इन्होंने इसको स्व प्रत्यय का, या फिर हम कह सकते हैं स्व प्रत्यय के रूप में इसका प्रतिपादन भी किया है ना। तो स्व प्रत्यय का नाम भी दे दिया इन्होंने, स्व प्रत्यय के रूप में प्रतिपादन किया। स्व प्रत्यय, कहीं नाम आ जाएगी स्व प्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया, तो कार्ल रोजर्स ने स्व प्रत्यय का प्रतिपादन किया था। और एक बात और आ जाती है कि कहीं कहीं आपने स्टार्टिंग में हमने बताया था कि इसको आदर्श संप्रत्यय, आदर्श आत्म संप्रत्यय भी कहते हैं। तो आदर्श आत्म संप्रत्यय का नाम भी कार्ल रोजर्स ने ही दिया था। आदर्श आत्म संप्रत्यय का नाम भी इसको कार्ल रोजर्स ने दिया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि आदर्श आत्म संप्रत्यय का नाम किसने दिया, तो कार्ल रोजर्स ने आदर्श आत्म संप्रत्यय का नाम दिया। अब स्व प्रत्यय का संबंध आप समझ रहे होंगे, स्व प्रत्यय का संबंध होता है अभिक्षमता निर्माण करने में। किससे संबंध में होता है, अभिक्षमता के निर्माण करने में, अभिक्षमता के निर्माण करने में इसका संबंध होता है। अभिक्षमता का निर्माण, अभिक्षमता निर्माण के संदर्भ में इसको हम स्व प्रत्यय को क्या बोलते हैं, अभिक्षमता का निर्माण। ठीक है, तो ये तो आलपोर्ट की बात हो गई, वो कार्ल रोजर्स की। अब बात करते हैं आलपोर्ट की। किसी बात करते हैं, आलपोर्ट। आलपोर्ट एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं जो आलपोर्ट, जिन्होंने आत्म संप्रत्यय को एक प्रोमियम शब्द से डिफाइन किया, या प्रोमियम शब्द का प्रयोग किया। यह कैसे एग्जाम में पूछा गया था कि प्रोमियम शब्द का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। आत्म संप्रत्यय के लिए प्रोमियम शब्द का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया था, तो वहां पर प्रोपियम शब्द का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया था, तो प्रोपियम शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, आलपोर्ट के अनुसार। अगर हिंदी में इसके अर्थ की बात करते हैं तो हिंदी में हम कह सकते हैं ज्ञात आत्म संप्रत्यय। प्रोपियम का शाब्दिक अर्थ ज्ञात आत्म संप्रत्यय होता है, ज्ञात आत्म संप्रत्यय। हिंदी में कहते हैं इसे आत्म संप्रत्यय। ये हिंदी का शब्द है, इसे हिंदी में ज्ञात आत्म संप्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। यहां से इतना पार्ट जो लास्ट वीडियो का रह गया था वो हमने यहां कंप्लीट कर दिया। अब कुछ इसका इंपॉर्टेंट पार्ट और है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इसकी विशेषताएं, सबसे पहले बात करते हैं इसकी विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको पॉज करके आप उतार सकते हैं, मैं रफ कर देता हूं। अब बात करते हैं इसकी विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्फ कंसेप्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेष आत्म संप्रत्यय की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्फ कंसेप्ट। तो पहला तो कैरेक्टरिस्टिक्स हम जल्दी डिस्कस करेंगे, टाइम नहीं है। पहला असेसमेंट ऑफ सेल्फ, असेसमेंट ऑफ सेल्फ। पहला पार्ट करते हैं असेसमेंट ऑफ सेल्फ, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं स्वयं का आकलन। इसके माध्यम से मैं बता रहा हूं, स्वयं का आकलन, इसके माध्यम से हम स्वयं का आकलन कर सकते हैं। जब हम अपनी धारणा को समझ जाते हैं तो अपना समय समय पर
आकलन कर सकते हैं और उसमें विकास कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट एबिलिटी टू असेस। एबिलिटी टू असेस, हम कह सकते हैं इसको आकलन करने की योग्यता। अब किस प्रकार का आकलन? स्वयं की जो सफलताएं हैं, असफलताएं हैं, है? कुछ अच्छाइयां हैं, बुराइयां हैं, उनका हम आकलन कर सकते हैं। सक्सेस, फेलियर, गुड, इविल्स, इनका असेसमेंट कर सकते हैं। तो उसका माध्यम आत्म संप्रत्यय ही बन सकता है। अगली है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेवलप्ड पर्सनैलिटी। आइडेंटिफिकेशन of developed personality। जिसको हिंदी में कहते हैं विकसित व्यक्तित्व की पहचान। यानी कि अगर आपको आपका कितना विकसित हुआ है, आपकी पर्सनालिटी कितनी विकसित हो रही है, उसकी पहचान हम इसके माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। तो वो भी इसकी विशेषता के अंतर्गत आएगा। एक बात करते हैं हम, बिगिनिंग इन द चाइल्ड फ्यूचर। हम कह सकते हैं बच्चे की शुरुआत आत्म संप्रत्यय में, बच्चे की शुरुआत आत्म संप्रत्यय के संबंध में कैसे होती है ना? तो बिगिनिंग ऑफ चाइल्ड, बिगिनिंग इन चाइल्ड, बच्चे में शुरुआत, बालक में शुरुआत कैसे होती है? तो बालक में दो प्रकार से शुरुआत होती है। एक तो अपीयरेंस के द्वारा, अपीयरेंस यानी कि बच्चा फेस देखकर, शक्ल को देखकर जब खुद की शक्ल में और दूसरे बच्चों की शक्ल में अंतर करना शुरू कर देता है, तो वहां आत्म संप्रत्यय कहलाएगा। दूसरी बात, पहला शक्ल और दूसरी हम आवाज। जब बच्चा अपनी आवाज को और दूसरे की आवाज में अंतर करना शुरू कर देता है, तो वहां भी आत्म संप्रत्यय हो जाता है। यानी कि उसको आत्म धारणा बननी शुरू हो गई, उसकी आत्म धारणा की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, एक बात और करते हैं कि बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है, बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है, ईगोसेंट्रिक, जिसको हिंदी में कहते हैं अहंकार पूर्ण। अब ऐसा हमने क्यों कहा? क्योंकि बच्चा सबसे पहले अपनी धारणा बनाता है, कंसेप्ट अबाउट हिमसेल्फ। बताया था लास्ट में हमने कि अपने बारे में धारणा बनाता है। जब वो अपने बारे में धारणा बना लेता है, उसके बाद वो दूसरों की धारणा बनाता है या दूसरों की धारणा उसके अंतर्गत विकसित होती है। तो ये इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो ये इसकी कुछ फीचर्स थे। अब इसकी फीचर्स हो गए। अब इसकी बात करते हैं, कुछ फैक्टर्स भी समझ लेते हैं इसके कंटिन्यूअसली। यही ले लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं, इसको रफ कर देते हैं, पॉज करके आप बता सकते हैं। फैक्टर्स ऑफ सेल्फ कंसेप्ट। द फैक्टर्स अफेक्टिंग सेल्फ कंसेप्ट। सेल्फ कंसेप्ट को जो फैक्टर प्रभावित करते हैं उनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात करते हैं अनुभव। सेल्फ कंसेप्ट को सबसे पहले अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस, इंग्लिश में कहेंगे एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव। जैसे जैसे हमारा अनुभव बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे सेल्फ कंसेप्ट हमारा प्रभावित होता चला जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है मैच्योरिटी, जिसको हम कहते हैं परिपक्वता। जैसे जैसे हम ज्ञान अर्जित करते जाएंगे, जैसे जैसे हमारे अंदर
हम कुछ अनुभव करेंगे, ज्ञान अर्जित करेंगे, वैसे वैसे हमारे अंदर मैच्योरिटी आएगी, क्या करना चाहिए, तर्क को तर्क करने की, यानी कि तर्क करने की क्षमता हमारे अंदर पैदा हो जाएगी, है ना। तो सही ज्ञान की प्राप्ति जब होती है तो हम उसको कहते हैं मैच्योरिटी आने लग गई। अब अब आगे वाले बात करते हैं कि बच्चा का सामाजिक के सामने, यानी कि समाज के साथ कैसे इंटरफियर हो रहा है। तो सामाजिक वातावरण भी उसको इफेक्ट करेगा। सामाजिक वातावरण, सोशल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, इसको कहते हैं हम सामाजिक वातावरण। सामाजिक वातावरण भी उसको प्रभावित करता है। और इसमें पॉइंट पॉइंट लिखवा देते हैं हम आपको। सामाजिक वातावरण लिखवा दिया। अब बात करते हैं हम लर्निंग अपॉर्चुनिटीज जो होती हैं, जो सीखने के अवसर होते हैं, वो भी इसको प्रभावित करते हैं। लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, यानी कि सीखने के जो अवसर कितने प्राप्त हो रहे हैं, किस प्रकार के सीखने के अवसर प्राप्त हो रहे हैं, तो वो भी हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट को प्रभावित करता है। ठीक है। और एक चीज और बात करते हैं, इंफॉर्मेशन ऑफ सोर्सेस, यानी कि सूचनाओं के स्रोत। इंफॉर्मेशन ऑफ सोर्सेस, इनकी सूचनाओं की या स्रोतों की जानकारी। स्रोतों की जानकारी का संबंध यहाँ पर होता है कि हमारे आसपास की कितने स्रोत हैं, कैसे कैसे हम अपना जो भी स्रोत हैं वो हमको प्रभावित करेंगे, जितने भी हैं आसपास के, वो सब स्रोतों की जानकारी के माध्यम से हमारा आत्म संप्रत्यय प्रभावित होता है। अब स्कूल में भी रोल होता है इसका। स्कूल में भी रोल ऐसे समझ लीजिए, स्कूल में जैसे मान लो हम बच्चों को प्रसिद्ध व्यक्तियों की के संबंध में परिचर्चा करते हैं या उनसे मिला देते हैं, साक्षात उनका फोटो दिखाते हैं, कहानी सुनाते हैं, तो उसके माध्यम से उसको सुनकर भी बच्चों के आत्म प्रत्यय संप्रत्यय में विकास होता है। और जो स्कूल में वातावरण होता है वो भी उसको प्रभावित करता है। या बच्चा स्वयं में कितना जागरूक है, कितना अवेयरनेस है ना, सेल्फ अवेयरनेस भी इसमें बच्चों को स्कूल में प्रभावित करती है। और स्कूल में कितनी इसको प्रेरणा दी जाती है, मोटिवेशन, वो सब चीजें इसके अंदर आती है। तो आज का ये टॉपिक यही कंप्लीट होता है। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट।